हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे थे अपन कोरियोलिस फोर्स के अंदर। लास्ट में अपन ने दो रिजल्ट निकाले थे, एक को अपन ने बोला था कोरियोलिस फोर्स और एक को अपन ने बोला था अपकेंद्रीय फोर्स, बोला था ना। तो आज अपन बात करते हैं अपने सबसे ज़्यादा काम आने वाला क्या है इसके अंदर, टॉपिक का नाम ही क्या है अपने कोरियोलिस फोर्स। तो अपन बात करेंगे कि कोरियोलिस फोर्स को परिभाषित करेंगे और उसके बाद ये प्रदर्शित करेंगे कि केवल घूर्णी निर्देश तंत्रों में ये कोरियोलिस फोर्स कार्य क्यों करता है। क्या आज अपन ये प्रूव करेंगे या फिर इसकी डिस्कशन करेंगे कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है और ये ओनली ऑन घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर कार्य क्यों करता है। तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, देखो, कोरियोलिस बल को परिभाषित करते हुए कोरियोलिस बल को परिभाषित करते हुए प्रदर्शित करो कि यह केवल घूर्णी निर्देश तंत्रों में कार्य करता है। ये अपना क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है। इसके लिए अपन बात करेंगे कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, उसके डेफिनेशंस की बात करेंगे और ये घूर्णी निर्देश तंत्रों में कार्य क्यों करते हैं। तो देखो, यदि कोई पिंड पृथ्वी के तल पर गति करता है, क्या यदि कोई पिंड पृथ्वी के तल पर गति करता है तो उस पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल लगता है। मान लो कोई पिंड है, वो पृथ्वी के तल पर क्या करता है, तल पर गति करता है, उस पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल लगता है। क्या लगता है, एक आभासी बल लगता है। इस बल को आप लोग क्या कहोगे, कोरियोलिस फोर्स कहोगे। ध्यान से सुनना, यदि कोई पिंड पृथ्वी के तल पर गति करता है तो उस पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल लगता है, वास्तविक बल नहीं लगता है। कौन सा बल लगता है, आभासी बल लगता है। अगर आभासी बल लगता है तो उसको आप लोग क्या कहोगे, कोरियोलिस फोर्स कहोगे। और जो वास्तविक बल लगता है उसको आप लोग क्या कहते हो, अपकेंद्रीय फोर्स कहते हो। ठीक है, याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, जब आभासी बल जहाँ होगा वहाँ अपना क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स होगा। ठीक है, अब जैसे कि अपन मानते हैं, माना पृथ्वी का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा वेक्टर है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर है। इसके सापेक्ष अपन ने m द्रव्यमान का पिंड गति कर रहा है। मान लो पृथ्वी के सापेक्ष अगर जो कोणीय वेग है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओमेगा वेक्टर से, और इसके सापेक्ष जो द्रव्यमान लेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल m से। इस पृथ्वी को यदि घूर्णी तंत्र माना जाए तो इसके सापेक्ष पिंड का वेग क्या हो जाएगा, घूर्णी तंत्र माना जाए, घूर्णी तंत्र माना जाए तो इसके सापेक्ष वेग क्या ले लेंगे अपन, v वेक्टर डैश ले लेंगे। तो इस पर लगने वाला आभासी बल क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स होगा। तीन चीज अपन ने यहाँ पे ली है, एक तो ओमेगा वेक्टर लिया है, एक m लिया है और एक v वेक्टर डैश लिया है। ओमेगा वेक्टर क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग है और m क्या है,
इसके सापेक्ष इसका जो द्रव्यमान लिया है वो कितना लिया है, m लिया है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, घूर्णी निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो वेग होगा, ये दोनों जिस प्रोसेस में ये कार्य करेंगे ना, उसके अंदर जो अपन वेग लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, वो अपन क्या लेंगे, v वेक्टर डैश लेंगे। क्लियर है। अगर ये तीनों चीज जहाँ पे आ गई, याद रखना ये जो v वेक्टर डैश अपन ने लिया है, ये यहाँ पे पूरे के अंदर अपन क्या करेंगे, v वेक्टर डैश कौन सा होगा, यहाँ पे घूर्णी निर्देश तंत्र में, यानी कि गतिशील होगा। ये क्या होगा, गतिशील। अगर स्थिर की बात करेंगे, वास्तविक बल की बात करेंगे, तो वहाँ पे अपन क्या लेंगे, ओनली v वेक्टर लेंगे। v वेक्टर डैश आ गया तो यूँ मान लेना कि ये गति कर रहा है और घूर्णी निर्देश तंत्र में गति कर रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, v वेक्टर डैश लिख दिया। ठीक है। अगर ये तीनों जहाँ पे है वो वाला क्या हो जाएगा, आभासी बल। और अगर आभासी बल उपस्थित होता है या फिर आभासी बल उत्पन्न होता है, उसको आप लोग क्या कहोगे, कोरियोलिस फोर्स कहोगे। तो देखो जी, इसको अपन कैसे लिखेंगे, अपन ने कल पीछे वाली क्लास में दो इक्वेशंस लिखी थी, दो फोर्स लिखे थे, एफ सी वेक्टर लिखा था और एक कौन सा लिखा था, एफ ए वेक्टर लिखा था। एफ सी को अपन ने क्या बोला था, कोरियोलिस फोर्स, और एफ ए को क्या बोला था, अपकेंद्रीय फोर्स बोला था। तो एफ सी जो लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, देखो एफ सी वेक्टर इक्वल -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे कुछ, सॉरी ये क्या था, वी वेक्टर डैश था भाई। ये लो जी, इसको अपन ने क्या बोला था, कोरियोलिस फोर्स बोला था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोरियोलिस फोर्स को परिभाषित करो और प्रदर्शित करो कि यह केवल घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या करता है, कार्य करता है। तो देखो जी, अगर ये इक्वेशंस आपके पास आ गई तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दे, एफ सी वेक्टर इक्वल -2m ओमेगा मॉड और v वेक्टर डैश का मोड साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं क्या। किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर होता है, तो क्या इसको आप ऐसे लिखते हो, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने v ओमेगा क्रॉस और v वेक्टर डैश को ऐसे लिख दिया। तो चलो अब अपने पास क्या आ जाएगा, देखो अब ये जो फॉर्मूला आया है इसको अपन ऐसे लिख देंगे, एफ सी वेक्टर -2m ओमेगा वेक्टर v वेक्टर और साइन थीटा लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, ये लो जी, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 1। ठीक है, हाँ मोड ले लिया तो ये वेक्टर हट जाएगा भाई यहाँ से, ये लो जी। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया, अब इसके अंदर अपन दो कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंडीशन लेंगे, केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, वो दोनों कंडीशन अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और फिर अपन प्रूव करेंगे कि हाँ ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये केवल घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है, आ जाओ। अब अपन केस कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, यदि ओमेगा वेक्टर और v वेक्टर डैश समान दिशा में हो तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि ओमेगा और v डैश जो है वो समान दिशा में है तो थीटा इक्वल क्या होगा, ये देखो यदि ओमेगा व v डैश समान दिशा में हो, आप लोगों को भी पता है अगर समान दिशा में होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वहाँ पे थीटा इक्वल 0 हो जाएगी। समान दिशा में हो तो
थीटा इक्वल 0 होगा। हाँ जी, अगर थीटा इक्वल 0 होगा, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखते हैं अपने पास क्या आता है। एफ वेक्टर सी इक्वल -2m ओमेगा वी डैश साइन 0, तो एफ सी इक्वल क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 0। ठीक है, अब अपन सेकंड कंडीशन लेते हैं, क्या बन जाएगी अपनी, यदि ओमेगा व वी डैश एक दूसरे के लंबवत हो, क्या, यदि ओमेगा व वी डैश एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा इक्वल कितना होगा 90 डिग्री होगा। यदि ओमेगा व वी डैश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा। थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर सी इक्वल -2m ओमेगा वी डैश साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, एफ सी इक्वल -2m ओमेगा वी डैश। ठीक है, और एन कैप अपना क्या है साथ साथ चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन इसका क्या कर लेंगे, मोड ले लेते हैं। अगर मोड ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, -2m ओमेगा वी डैश एन कैप। मोड ले लेंगे तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, देखो एफ सी इक्वल -2m ओमेगा वी डैश। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम बल, यहाँ पे क्या लगेगा, अधिकतम फोर्स लगेगा। इस अवस्था में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अधिकतम बल होगा। यदि वास्तविक व आभासी बलों का योग लिया जाए तो अजड़त्व तंत्रों में भी न्यूटन के नियम तंत्रों में भी गति क्या हो जाएगी। एक बात होती है कि क्या जड़त्व तंत्रों में ही न्यूटन के नियम पालन करते हैं या फिर अजड़त्व तंत्रों में न्यूटन का नियम पालन करते हैं। अगर अपन पिछली कक्षाओं के अनुसार चले तो अजड़त्व तंत्र के अंदर न्यूटन की गति के दोनों नियम पालन नहीं करते हैं। अगर इस चैप्टर के अनुसार चले या फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चले कि न्यूटन का नियम जो होता है क्या वो जड़त्व तंत्र के लिए ही लागू होता है, अजड़त्व तंत्र के लिए लागू नहीं होता। देखो अजड़त्व तंत्र के लिए न्यूटन का नियम जो होते हैं, न्यूटन की गति के नियम, वो पालना नहीं करते हैं। वो किस कंडीशन में पालन करेंगे, यदि वास्तविक व आभासी बलों का योग ले लिया जाए। क्या, यदि वास्तविक व आभासी बलों इन दोनों का योग ले लिया जाए तब उस कंडीशन के अंदर जड़त्व तंत्र के अंदर अजड़त्व तंत्र के अंदर न्यूटन के गति का नियम अपना पालन या न्यूटन की गति के नियम की पालना हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। चलो क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है, ओनली कोरियोलिस फोर्स लिया है और उसको अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करने के बाद अपन ने वहाँ पे कंडीशन ली है, अगर ओमेगा और वी डे समान दिशा में होंगे तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 0, और अगर दोनों लंबवत होंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। बस इसी का यही सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट सा रूप सा इसका क्या था, आंसर था। चलो अब अपन बात करते हैं पृथ्वी के सापेक्ष गति। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, पृथ्वी के सापेक्ष गति। इस पृथ्वी के सापेक्ष गति के अंदर अपन किसका कार्य करेंगे, अब केंद्रीय फोर्स का कार्य
करेंगे। और इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के लगभग तक तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर ईयर आप लोगों के वो क्वेश्चन रिवाइज होता रहता है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष गति। देखो जी, इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी, पृथ्वी के सापेक्ष एलर्जी। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इन दोनों के सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उससे पृथ्वी के घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अगर ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी के सापेक्ष या रेखा के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन जो होगा ना, वो कहाँ से होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। देखो ये अपनी कोई क्या है, पृथ्वी है, ये अपना क्या है, नॉर्थ, एंड ये क्या है, साउथ। ओके, इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, और ये अपना क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट और ईस्ट। ये लो जी। अब ये क्या बोल रहा है, देखो पृथ्वी जो है ये क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण, यूं मानो उत्तर से दक्षिण, ठीक, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन किधर होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान से सुनना, अपन ऐसे मानते हैं, यूं मान लो ऐसे है, हाँ। अब ये क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, या ऐसे कर लो, मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन कहाँ हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन इस साइड से ही तो होता है, तो अपन कैसे, किधर से चलेंगे, इधर से ही तो चलेंगे, ऐसे ही तो चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिलहाल कंडीशन क्या बोल रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन कहाँ से कहाँ होता है, घूर्णन कैसे करेंगे, अभी घूर्णन नहीं हो रहा है यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण रेखा के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन की बात करेंगे तो ये ऐसे करके अपन इस साइड आ जाएंगे। तो कहने का मतलब पश्चिम से कहाँ आ गए, पूर्व की ओर आ गए कि नहीं आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी पृथ्वी के सापेक्ष गति होगी। क्लियर है? पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर चक्रण गति भी करती है। ये जो सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, पर सूर्य क्या करता है, और ये मान लो पृथ्वी है कोई, ठीक, ओके। ये जो सूर्य है ये तो अपनी कक्षीय गति के चारों ओर क्या करता है, गति करता है। सूर्य जो होता है वो क्या होता है, अपनी ही कक्षीय गति के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये मान लो, ये पृथ्वी का कोई वो है, इसके सापेक्ष ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर, सॉरी ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के अक्ष के, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के कारण चक्कर लगाती है, ठीक है। कक्षीय गति के साथ साथ यहाँ पे मान लो पृथ्वी मान लो, ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर चक्रण गति भी करती है। ध्यान से सुनो एक बार, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं आना। क्या बोल रहा है, देखो पृथ्वी, ये मान लो कोई पृथ्वी है, मान लिया। अब ये सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति करती है, ये मान लो अपना कोई क्या है यहाँ पे,
सूर्य है, ये जो पृथ्वी है ये इस सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति करती है। मान लो ये क्या करती है, कक्षीय गति। ये क्या है, अपना सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपनी अक्ष पर, ये इसकी मान लो, ये कोई यहाँ पे ये अपनी अक्ष मान लो, इसकी अक्ष मान लो, ये पृथ्वी की अक्ष, अपनी अक्ष पर क्या करती है, चक्रण गति भी करती है। तो ये क्या करेगी, चक्रण गति करेगी। पृथ्वी क्या करेगी, चक्रण गति करेगी, और सूर्य क्या करेगा, कक्षीय गति करेगा। क्यों, बात करते हैं। अब मैं खड़ी हूँ, अगर मैं मेरे ही अक्ष पर ऐसे चक्कर लगाऊंगी, ठीक है, मैं मेरे ही अक्ष पर ऐसे चक्कर लगाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, कक्षीय गति कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैं मेरे ही अक्ष पर खड़ी होकर क्या कर रही हूँ, गति कर रही हूँ। तो वो कौन सी गति हो जाएगी, कक्षीय गति होगी। पर अब जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे कोई रोटेट कर रहा है, मेरे कोई बाहर मान लो मेरे साइड में या फिर मेरे आजू बाजू में कोई गति कर रहा है, यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ से आके यूं गति करके हुए निकल गया, ठीक है। तो उसको अपन क्या करेंगे, चक्रण गति बोलेंगे। जो वो कर रहा है ना उसको अपन क्या कहेंगे, चक्रण गति। और मैं जो कर रही हूँ मेरे सापेक्ष, इसको अपन क्या बोल देंगे, कक्षीय गति। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर, अपने, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का अक्ष है भाई, ये अक्ष। तो ध्यान से सुनना फिर से, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण गति करती है। परंतु चक्रण का कोणीय संवेग, ये पृथ्वी का जो चक्रण गति करती है, इस चक्रण गति का कोणीय संवेग जो होता है वो कक्षीय गति के कोणीय संवेग से क्या होगा, अधिक होगा। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी तंत्र घूर्णन गति करते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बात बताई थी कि पृथ्वी पर जो भी है वो सब क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो आप लोगों को सब क्या होगा, घूमता हुआ दिखाई देगा। तो आप क्या कहोगे वहाँ से जाके, भाई तुम लोग तो सब गति कर रहे हो, घूर्णन कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अतः इन तंत्रों को क्या कहोगे, अजड़त्व तंत्र माना जा सकता है। इन तंत्रों को अपन क्या मान लेंगे, अजड़त्व तंत्र मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब यदि पिंड पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में हो, क्या हो, दो केस की बात करते हैं। यदि पिंड स्थिर अवस्था में है तो उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, और यदि कण गतिशील अवस्था में है तो उस पर कौन सा कार्य करेगा। देखो, यदि पिंड स्थिर अवस्था में है तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, अपकेंद्रीय फोर्स। और यदि गतिशील अवस्था में है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई भी होगी, देखो यू मानो ये वी वेक्टर है और ये वी वेक्टर डैश है, तो ये हमेशा क्या होता है, स्थिर, और ये हमेशा क्या होता है, गतिशील। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अपकेंद्रीय बल। जो भी वस्तु स्थिर होगी वहाँ पे लगेगा अपकेंद्रीय फोर्स, और जो वस्तु गतिशील अवस्था में होगी वहाँ पे कौन सा लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो ये दो कंडीशन अपने इस टॉपिक में आप लोग ध्यान से याद करके चलना कि अगर स्थिर अवस्था में वस्तु है तो वहाँ पे लगेगा अपना अपकेंद्रीय फोर्स, और जो
गतिशील अवस्था में है तो वहाँ पे अपना कौन सा लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा। चलो जी, अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो अपना इस चैप्टर का या फिर इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब केंद्रीय बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय बल का प्रभाव। इसके अंदर अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब केंद्रीय बल का प्रभाव, चलो जी बात करते हैं अपन अब केंद्रीय बल का प्रभाव। पृथ्वी एक निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है। पृथ्वी क्या करती है, एक निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है। अतः पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक तंत्र उसी कोणीय वेग के साथ घूर्णन गति करेगा। तो पृथ्वी पर उपस्थित तंत्र घूर्णन गति करते हैं। देखो, पृथ्वी पर निश्चित कोणीय वेग से पृथ्वी जो होती है वो एक निश्चित कोणीय वेग से क्या करेगी, घूर्णन गति करती है। अतः पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक तंत्र उसी कोणीय वेग के साथ घूर्णन गति करेगा। अतः पृथ्वी पर उपस्थित तंत्र जो होंगे वो क्या करेंगे, घूर्णन गति करेंगे। अब अपन बात करते हैं, देखो मान लो ये अपनी कोई क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, और ये किस कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है भाई, मान लो, या इसको बोल दो आप लोग ओमेगा वेक्टर कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। चलो, ये दो कंडीशन तो मैंने आप लोगों को बताई दी थी कि उत्तर से दक्षिण, ईस्ट से सॉरी वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ओरिजिन पॉइंट को क्या मान लिया, ओ, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या कर दी, आर डैश कर दी, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे अपन ने, ये जो पृथ्वी है ये दो अक्षों में घूर्णन गति करती है। मान लो एक तो अपन ने इसको यहाँ पे ऐसे करवा दिया, ठीक है, और एक ये ले लिया, ये लो जी, क्लियर है। अब अपन ने क्या किया है, देखो इसको यहाँ पे क्या किया अपन ने, पृथ्वी है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, उस पर आप जो भी कण लगाओगे, मान लो आपने कोई क्या किया, इस डायग्राम के अंदर कोई कण ले लिया, ठीक है, इस पर आप जो भी कण लोगे वो उसकी सेंटर से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा। ये आपने क्या किया, कोई पृथ्वी है और ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर आपने कोई भी कण लिया, ठीक है, अगर कोई कण लोगे या फिर कोई पिंड लोगे तो उसकी पृथ्वी के सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी उसको आप क्या नाम दे दोगे, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। इन दोनों के, मान लो आप लोग इधर, अगर या तो आप लोग इस साइड कोई कण ले सकते हो या आप लोग इस साइड कोई कण ले सकते हो। देखो अपन ने ये कोई कण लिया, ठीक है, इस कण को अपन ने, ये जो कण लिया है ये पृथ्वी की जो सेंटर है उसकी त्रिज्या के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है, त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसको आप लोग क्या नाम दे दोगे, या फिर छोड़ो एक बार इसको यहीं तक रखो, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो पृथ्वी के तल पर कहाँ है, उपस्थित है। ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के कहाँ है, तल पर उपस्थित है। एक चीज़ मान के चलो, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिया, ठीक है, पृथ्वी के तल पर लिया तो ये पृथ्वी के तल पर ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो कण लिया ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अगर पृथ्वी घूम रही है तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट लिया है ये भी घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। चलो
अब इसके सेंटर को अपन ने क्या नाम दे दिया, ये कोई पॉइंट है, इसके सेंटर ले लिया अपन ने, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ओ डैश दे दिया, और इसको अपन ने यहाँ से क्या किया, मिला दिया, ये लो मिला दो, और इसको पोजीशन वेक्टर का क्या नाम दे दिया अपन ने, आर। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो अपन कण लेंगे वो पृथ्वी के जो सेंटर होता है उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आएगी ना, वो पृथ्वी की जो जितनी त्रिज्या होती है ना, उतनी ही अपन यहाँ इस कण से और पृथ्वी के सेंटर के दोनों के बीच की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर ये वाली त्रिज्या आप लोगों ने रेडियस आर ले रखी है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, आर होगी। और इस कण को अपन ने क्या नाम दिया, ओ डैश दे दिया, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके इसका पोजीशन वेक्टर अपन ने क्या बोल दिया, आर वेक्टर बोल दिया। ये लेने से पहले देखो आप लोग, ये क्या है, गोल है, तो इस पर एक अपन क्या करेंगे, लाइन खींच देते हैं। ये क्या है, गोल है, तो ये देखो अपन यहाँ से लेके एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लो जी, ठीक है। एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देंगे। लाइन ड्रॉ की तो दिशा निर्देश तंत्र, अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर निर्देश तंत्र लेंगे। क्या करेंगे, निर्देश तंत्र लेंगे, बिल्कुल तल के लंबवत लेंगे। देखो इस पॉइंट के ऊपर को लेंगे, निर्देश तंत्र लेते हैं। चलो इसको यू यहाँ से मिला दिया पृथ्वी के टच में गति करते हुए, तो इसको अपन ने क्या दे दिया नाम, वाई डैश। एक अपन इस तल के लंबवत ले लेते हैं, ये लो, इसको अपन ने क्या नाम दिया, जेड डैश, और एक यहाँ पे ले लो, इसको आप लोग बोल दो एक्स डैश, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, कोई निर्देश तंत्र हो गया। ये लो जी, ये जो एक्स डैश है ये क्या है, आई कैप डैश, जो कहाँ होगा, पूर्व दिशा में होगा। कहाँ होगा, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये वाई जो डायरेक्शन है, वाई डैश, इसको आप क्या बोल दोगे, जे डैश बोलोगे, जे कैप डैश, इसको क्या बोल दोगे, उत्तर में है ये कहाँ है, उत्तर दिशा में है। और ये जेड डैश जो है ये कहाँ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, इसको क्या बोल दोगे, के कैप डैश। और ये कहाँ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये लो जी, ये अपना क्या था, एक डायग्राम है। और ये जो सेंटर बना है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, पॉइंट पी दे दिया। ये पॉइंट पी ही अपने को क्या था, चाहिए था। अब अपन बात करेंगे देखो इसकी, और ये कौन सी रेखा हो गई अपनी, भूमध्य रेखा।